फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद मांगीलाल में आपका स्वागत है। तो हमने टेंस टॉपिक जो था उसको पूरा कर लिया है और आज से हम स्टार्ट करेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस बेसिकली टेंस का ही एक पार्ट है जिसको एक अलग से नाम दे करके और कंडीशनल सेंटेंस नाम दे करके उसको पढ़ाया गया है। हमने टेंस के अंदर जितने भी प्रकार के वाक्य पूरे कंप्लीटली पढ़े, वो सारे तरह के वाक्य यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस में उपयोग होंगे और कंपटीशन एग्जाम में टेंस से डायरेक्ट प्रश्न ना पूछकर उसको कंडीशनल सेंटेंस के माध्यम से टेंस टॉपिक को पूछा जाता है। ठीक है, तो हम इसको शुरू करते हैं। ठीक है, तो अब देखो जो कंडीशनल सेंटेंस है, पहली बात तो होते क्या है। कंडीशनल सेंटेंस उस प्रकार के ऐसे वाक्य होते हैं जिसके अंदर मान लो कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, उस सेंटेंस के अंदर दो कार्य लिखे हुए हैं और यदि एक कार्य का होना दूसरे कार्य पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मतलब एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक काम होगा, उसकी वो किस शर्त पर होगा, किस कंडीशन पर होगा, उसके लिए दूसरा कार्य बताएगा कि ये कार्य होगा तो इस शर्त पर ये कार्य होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो मैं एक वाक्य बोलता हूं कि यदि मैं जयपुर आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा। ठीक है, यदि मैं जयपुर आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, तो दो कार्य हैं, मैं जयपुर आऊंगा और मैं तुमसे मिलूंगा, लेकिन इसके साथ एक शर्त जुड़ी है, वो शब्द है यदि, कि यदि मैं जयपुर आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, यदि मैं जयपुर नहीं आया तो तुमसे नहीं मिलूंगा। तो यदि शब्द के साथ एक कार्य जुड़ा हुआ है कि यदि मैं जयपुर आऊंगा, ठीक है, तो तुमसे मिलूंगा। तुमसे मिलूंगा ये एक तरह से स्वतंत्र वाक्य है, लेकिन यदि मैं जयपुर आऊंगा तो इस वाक्य के साथ एक शर्त जुड़ी हुई है, एक कंडीशन जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं जिसके अंदर दो कार्य हो रहे हैं और उसमें से एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड कर रहा है और डिपेंड करने के लिए किसी न किसी शब्द का सहारा लिया जा रहा है, इंग्लिश के यदि हो, ठीक है, जो ही हो, आफ्टर हो, बिफोर हो, अंटिल हो, अनलेस हो, व्हाइल हो, इवन इफ हो, ये सारे कुछ जो होते हैं वो कंडीशनल सब वर्ड होते हैं जो वाक्य में आके वाक्य को कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं इसके बारे में। कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, ये बेसिकली टेंस का एक पार्ट है, सिर्फ इसको नाम बदल करके लिखा गया है। जो हम टेंस के अंदर पढ़ा था वो का वो पढ़ेंगे, लेकिन उसको सिर्फ यूज करके। कैसे, देखो, यदि किसी वाक्य में दो कार्य का होना बताया गया है तथा एक कार्य दूसरे कार्य पर निर्भर करता है, तो ऐसे वाक्यों को कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। ठीक है, कि एक वाक्य के अंदर दो कार्य है और एक कार्य दूसरे कार्य पर डिपेंड कर रहा है, तो वो वाक्य कंडीशनल सेंटेंस में माना जाता है। ठीक है, अब देखो, कंडीशनल सेंटेंस के अंदर एक पूरा सेंटेंस होता है, उसके अंदर दो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं। तो इंग्लिश के अंदर अगर एक वाक्य के अंदर दो छोटे छोटे, दो या तीन या जितने भी छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं उनको इंग्लिश में क्लॉज बोला जाता है। ठीक है, तो कंडीशनल सेंटेंस के कितने पार्ट से मिलकर, दो सेंटेंसेस, छोटे छोटे सेंटेंसेस से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है,
एक तो वो सेंटेंस जो बिल्कुल फ्री होता है, एक वो सेंटेंस होता है जिसके साथ कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई शर्त लगी हुई होती है, ठीक है। तो कंडीशनल सेंटेंस जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना होता है। दो पार्ट या दो क्लॉज बोल सकते हैं। क्लॉज का मतलब होता है जो छोटा वाक्य होता है उसको क्लॉज बोलते हैं इंग्लिश में। दो क्लॉज से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक तो वो वाक्य, एक वो क्लॉज जिसके साथ कंडीशन जुड़ी हुई होती है, ठीक है। यानी कि उस क्लॉज को क्या बोलते हैं कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। और एक वो वाक्य होता है जो स्वतंत्र होता है, उसके साथ कोई भी कंडीशन नहीं जुड़ी हुई होती है, तो उस क्लॉज को क्या बोलते हैं? रिजल्ट क्लॉज। और इसको ही किसी किसी बुक में इंडिपेंडेंट क्लॉज भी बोला जाता है। ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है, इसके साथ कोई शर्त नहीं जुड़ी हुई है। अब देखो, मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि यदि मैं जयपुर आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, ठीक है। वाक्य क्या था? यदि मैं जयपुर आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, ठीक है। अब देखो, इसको इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इफ आई कम टू जयपुर कॉमा आई विल मीट यू, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही समझ लो। इसके अंदर जो देखो, इफ आई कम टू जयपुर आई विल मीट यू, तो मैंने आपको बताया था कंडीशनल सेंटेंस के दो सेंटेंस में से एक सेंटेंस के साथ कोई भी शर्त नहीं जुड़ी हुई होगी, और एक सेंटेंस यानी एक क्लॉज के साथ कोई ना कोई शर्त जुड़ी हुई होगी। इसके अंदर क्या है? यदि मैं जयपुर आऊंगा, ये एक सेंटेंस है, और तुमसे मिलूंगा, ये एक सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंसों को जोड़ कौन रहा है? यदि मैं जयपुर आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, ठीक है। तो ये जो है, जो जोड़ने के लिए, कंडीशनल सेंटेंस को जोड़ने के लिए, दो सेंटेंस किससे जुड़ते हैं? कंजंक्शन से, ठीक है। दो सेंटेंसों को जोड़ने वाले शब्द कंजंक्शन कहलाते हैं। और यदि वो कंजंक्शन कंडीशनल सेंटेंस के लिए बन रहे हैं, मतलब कंडीशनल सेंटेंस में काम में आ रहे हैं, तो उनको बोलते हैं कंडीशनल कंजंक्शन, ठीक है। तो देखो, ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला जो क्लॉज है, वो इसके साथ कोई भी शर्त नहीं जुड़ी हुई, तो इसको क्या बोलते हैं? रिजल्ट क्लॉज। ये मैंने बताया कि कंडीशनल सेंटेंस में दो क्लॉज से मिलकर बना होता है, एक कंडीशनल क्लॉज और एक रिजल्ट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो ये एकदम स्वतंत्र है, तो इसको रिजल्ट क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे, ठीक है। और इसके साथ शर्त जुड़ी हुई है, तो ये वाला जो क्लॉज है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कंडीशनल क्लॉज, ठीक है। ये रिजल्ट क्लॉज, ये कंडीशनल क्लॉज, क्योंकि इसके साथ कोई भी कंडीशन नहीं जुड़ी हुई और इसके साथ कंडीशन जुड़ी हुई है, ठीक है। और इन दोनों ही क्लॉज को या इन दोनों ही सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम छोटे छोटे क्या कर रहे हैं? कंजंक्शन। दो सेंटेंस को इंग्लिश में जोड़ने के लिए जो वर्ड उपयोग में आते हैं उनको कंजंक्शन बोल रहे हैं, और ये कंडीशनल वाले कंजंक्शन है, ठीक है। मतलब कंडीशन बता रहा है, यदि मैं आऊंगा तो तुमसे मिलूंगा, तो ये जो होते हैं, ठीक है, ये कंजंक्शन जो कि कंडीशन बताते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल कंजंक्शंस, ठीक है। तो कुल मिला के अगर देखें तो मेनली दो क्लॉज होते हैं कंडीशनल सेंटेंस में, रिजल्ट क्लॉज और कंडीशनल क्लॉज, और तीसरा पार्ट और होता है, ठीक है,
वो होता है कंडीशनल कंजंक्शन, क्योंकि बिना कंडीशनल कंजंक्शन के कोई भी कंडीशनल सेंटेंस नहीं बन सकता। ठीक है, कुछ ना कुछ शब्द ऐसे होंगे जो जरूर ही दिए हुए होंगे और वही है जो बताते हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको कुछ कंडीशनल कंजंक्शन लिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि मतलब कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कौन कौन से कंजंक्शन पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं लिखा देता हूँ एक बार के लिए कि कंडीशनल सेंटेंस देखो, तो कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में निम्नलिखित कंडीशनल कंजंक्शंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब देखो कौन कौन से हैं। एक तो होता है इफ, जो हमने पढ़ा यहाँ पर, इसका मतलब होता है यदि। एक होता है इवन इफ। ठीक है, इसके अंदर जो वाक्य होगा वो कैसे होगा, यदि, पहले लिखा हुआ होगा यदि, और उसके बाद में एक मतलब क्लॉज होगा, और वो क्लॉज कौन सा होगा, कंडीशनल क्लॉज होगा। ठीक है, और कंडीशनल क्लॉज होगा और उसके बाद एक और हिंदी में शब्द लिखा हुआ होगा तो भी, और फिर वापस रिजल्ट क्लॉज लिखा हुआ होगा। ठीक है, अब देखो मैं क्या कहना चाहता हूं। अब आप कहोगे कि ये कैसे वाक्य बनेगा, एक एग्जांपल लेके बताओ। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूं। यदि वो मुझसे माफी मांगेगा तो भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। ठीक है, यदि वो मुझसे माफी मांगेगा तो भी मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तो ये किससे वाक्य बनेगा, इवन इफ से, क्योंकि इससे कैसे बनेगा, यदि और उसके बाद कंडीशनल क्लॉज, यानी कि यदि और कौन सी शर्त, कि वो मुझसे माफी मांगेगा, फिर तो भी, तो आ गया तो भी, और फिर रिजल्ट क्लॉज, यानी कि मैं उसे माफ नहीं करूंगा। तो ऐसे वाक्य होते हैं कि यदि ऐसा हुआ तो भी ऐसा या ऐसा नहीं होगा या होगा। ठीक है, तो ये वाले जो वाक्य होते हैं इवन इफ से बनेंगे। ठीक है, अब होते हैं अनटिल और अनलेस। अनटिल या बनते हैं टिल नॉट। ठीक है, इसका मतलब होता है जब तक नहीं। ठीक है, यानी कि जब तक वो नहीं आएगा मैं यहां से नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे वाक्य होंगे वो इससे बनेंगे। ठीक है, और एक होता है अनलेस, इसका मतलब होता है यदि नहीं। इसके अंदर दो चीज होती है, यदि का इफ भी होता है पर इसके साथ नॉट भी होता है। जब दोनों चीजें मिल जाती है, इफ और नॉट दोनों, तो क्या बनता है, अनलेस बनता है। एक और होता है पांचवा व्हाइल, WHILE। व्हाइल का मतलब होता है जिस दौरान। ठीक है, एक होता है एज सुन
एज। ठीक है, इसका मतलब होता है ज्यों ही या जैसे ही। ठीक है, मतलब जैसे एक वाक्य बोला कि ज्यों ही पुलिस आई चोर भाग गए, जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा घंटी बज गई। ठीक है, जैसे ही मैंने दवाई ली उल्टी कर दी। तो कुछ भी ऐसे वाक्य के जैसे ही या ज्यों ही इससे शुरू होते हैं, उस वाक्य को किससे लिखा जाता है? एज सुन एज से। एक होता है नो सुंदर। ठीक है, इसका इसका वो होता है ही न है या ही न था। ठीक है, जैसे कि पुलिस पहुंची ही न थी कि चोर भाग गई, मैं स्कूल पहुंचा ही न था कि घंटी बज गई। ये वाले वाक्य। एक होता है आफ्टर और एक होता है बिफोर। ठीक है, ये आफ्टर और बिफोर वाले जो वाक्य है ये हमने टेंस में एक बार पढ़ लिए हैं। जैसे कि मैं घर पहुंचूंगा उससे पहले बारिश खत्म हो चुकी होगी, मेरे घर से निकलने से पहले माँ खाना बना चुकी होगी। ये वाले जो वाक्य है, ठीक है, यानी कि मेरे वहां पहुंचने से पहले मैच स्टार्ट हो चुका होगा। ये जो है आफ्टर और बिफोर वाले वाक्य ये हमने टेंस के अंदर एक दो वीडियो पहले हमने पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो ये थे जो कुछ कंडीशनल क्लॉज है, मतलब इन कंडीशन इन शर्तों के साथ वाक्य बनते हैं तो वो कौन से कहलाते हैं? कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो वो कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं। तो ये मैं सही में हो जाता हूँ और आप इसको एक बार इतना उतार लीजिए और फिर हम इस वीडियो को पॉज करके मैं सारा मिटा दूंगा और फिर हम इसके आगे का पढ़ेंगे। तो हम कंडीशनल सेंटेंस स्टार्ट करें इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज आपको उसके जरिए में कंडीशनल सेंटेंस का बेसिक बता देना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले वो बेसिक पढ़ लेते हैं, फिर कंडीशनल सेंटेंस को एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, ताकि वो उसका कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और वो भी जो मैं पढ़ाया वो भी कंडीशनल सेंटेंस के अंदर ही आता है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा कंडीशनल सेंटेंस का भी और ज्यादा बेसिक, उसको और भी सिंप्लीफाई करके एक बेसिक आपको बता देना चाहता हूँ और फिर हम कंडीशनल सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मान लो कि मैं एक वाक्य लिखता हूं। ठीक है, जैसे कि मैंने वाक्य लिखा, जैसे ही वह स्कूल पहुंचा, घंटी बजी। ठीक है, ये वाक्य को देखो कि जैसे ही वह स्कूल पहुंचा घंटी बजी। और अब आपको बताया जाए कि कौन सा कार्य पहले होगा, कि पहले वो घंटी बजी या वो पहले स्कूल पहुंचा। तो ऐसे वाक्यों को डिफाइन करना इम्पॉसिबल है। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा घंटी बजी, इसका मतलब है कि उसने पैर रखते ही स्कूल में और घंटी बज गई। ठीक है, या घंटी बजते ही उसने पैर रखा। तो दोनों कार्य साथ साथ हुए हैं, उनके बीच में समयांतराल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो ये दोनों कार्य साथ साथ हुए, ये कार्य आगे पीछे नहीं हुए। हम इस कार्य को आफ्टर या बिफोर से नहीं बना सकते। अब देखो, ये है जैसे ही, इसकी जगह ये भी लिखा हुआ आ सकता है कि ज्यों ही। ठीक है, कि ज्यों ही वह स्कूल पहुंचा घंटी बजी। ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे ही वह स्कूल पहुंचा घंटी बजी। ठीक है, तो आपको हिंदी में दोनों पता होना चाहिए। अब देखो, इंग्लिश के अंदर है ये जो जैसे ही और ज्यों ही। ठीक है, मैंने आपको कहा था कि टेंस जो मैंने पढ़ा है वो पूरे के पूरे कंडीशनल सेंटेंस में उपयोग होंगे। ठीक है, तो अब मैं आपको हर बार बताने नहीं जाऊंगा कि टेंस का कैसे और क्या लगता है, आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। तो चलो अब बताते हैं। ज्यों ही और जैसे ही, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एज सून एज। ठीक है, तो ये ज्यों ही है जैसे ही से वाक्य शुरू हो रहा है, तो इसको कैसे लिखेंगे? एज सून एज, इससे वाक्य लिखा। अब देखो, वह स्कूल पहुंचा, सिर्फ इतने से वाक्य को देखो कि वह स्कूल पहुंचा।
ये कौन सा टेंस है? ये पांचवा टेंस है। पहुंचा, पहुंची, पहुंचे, ये वो स्कूल पहुंचा, काम भूतकाल के अंदर हो गया। ठीक है, यानी कि वह स्कूल पहुंचा, इसको कैसे लिखेंगे पांचवा टेंस में? ही रीच्ड स्कूल। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, एक तो होता है रीच, ठीक है, एक होता है मीट, मीट यानी मिलना, एक होता है अराइव। ठीक है, ये जो तीन, रीच, मीट, अराइव, ये जो तीन वर्ब है, इसके बाद में जो भी ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है, इसके बीच में कभी भी प्रीपोजिशन जो होता है वो मत लगाना, नहीं लगता। आप जैसे कि ऐसे कभी नहीं कह सकते कि ही रीच्ड टू स्कूल, ठीक है, आप इसको नहीं कह सकते। और एक और होता है वर्ड अलाउ, अलाउ करना यानी कि किसी को आज्ञा देना, रिच यानी पहुंचना, मीट यानी मिलना, अराइव यानी कि आगमन होना। ठीक है, तो ये इसके बाद यदि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मैं क्या कह रहा हूं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो इसके साथ कोई भी प्रीपोजिशन मत लिखना। जैसे कि मैं राम से मिला, तो कभी ऐसे मत लिखना आई मेट टू राम। ठीक है, मीट के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो बीच में प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ऐसे कोई मत लिखना कि आई अराइव्ड एट होम, तो ये गलत हो जाएगा। ही रीच्ड एट स्कूल या रीच्ड टू स्कूल, ऐसे लिखा तो भी गलत हो जाएगा। ही अलाउड टू मी, ऐसा लिखा तो भी गलत हो जाएगा। तो ये जो वर्ब है अलाउ, रीच, मीट और अराइव, इन चार वर्ब के बाद में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है तो इन वर्ब और इन ऑब्जेक्ट के बीच में कभी भी प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ये छोटी सी बात थी, आप इसको साइड में कहीं कॉर्नर पर अपनी किताब में लिख लो, कॉपी में। ठीक है, तो अब देखो, ही रीच्ड स्कूल यानी कि वह स्कूल पहुंचा, कॉमा घंटी बजी। अब ये कौन सा टेंस है? बजा, बजी, बजे। ठीक है, ये भूतकाल में हो गया। ठीक, तो बजना को इंग्लिश में बोलते हैं रिंग, RING, रिंग, रैंग, रंग और रिंगी, ये फोर्थ फॉर्म है ING फॉर्म। ठीक है, तो घंटी बजी ये पांचवा टेंस है, तो इसको कैसे लिखेंगे? The bell rang, RANG, the bell rang। तो इसको हमने क्या किया? कुछ तो नहीं किया, जैसे ही या जो ही, इसको लिखा ऐसे कैसे, वह स्कूल पहुंचा, इसको लिखा ऐसे कैसे और कॉमा करके द बेल रैंग ये लिखा। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूं कि घंटी बजी ये वाक्य स्वतंत्र वाक्य है, इसके साथ कोई भी शर्त नहीं जुड़ी हुई। लेकिन इसको देखें कि वह स्कूल पहुंचा, इसके साथ एक शर्त जुड़ी हुई है, ये कंडीशन जुड़ी हुई है, कौन सी? कि जैसे ही या जो ही। ठीक है, तो ये वाला जो अपना जो क्लॉज हो गया, इसको तो बोलेंगे रिजल्ट क्लॉज, यहां से यहां तक को बोलेंगे कंडीशनल क्लॉज, और ये क्या है? कंडीशनल कंजंक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक और वाक्य बताता हूं, इसी को दूसरी भाषा में कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि वह स्कूल पहुंचा ही न था कि घंटी बजी। ठीक है, वह स्कूल पहुंचा ही न था कि घंटी बजी। तो ये जो वाले वाक्य है, ही न था, ही न थी, ही न थे, वह स्कूल पहुंचे ही न थे कि घंटी बजी, वह स्कूल पहुंची ही न थी कि घंटी बजी, वह स्कूल पहुंचा ही न था कि घंटी बजी। तो ये वाले जो वाक्य है, ही न था, ही न थी, ही न थे, ठीक है, इससे आपको इतना तो पता चल गया होगा कि इस वाक्य के अंदर नेगेटिव सेंस आ गया है। नहीं नहीं, यानी कि नेगेटिव सेंस आ रहा है इस वाक्य में। ठीक है, तो नेगेटिव सेंस आ रहा है तो इंग्लिश क्या मानती है कि ऐसे वर्ड जो अगर वाक्य में आ जाए और नकारात्मक सेंस दे रहे हैं तो उस वाक्य को नेगेटिव वाक्य माना जाएगा। ठीक है, और हमें पता है कि नेगेटिव वाक्य होता है वो बिना हेल्पिंग वर्ब के बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो जो ये वाक्य है, ही न था, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नो सुंदर, नो
सुंदर। अब इतना समझ लो कि नो सुंदर के अंदर नॉट शामिल है, इतना समझ लो कि नो सुंदर के अंदर नॉट शामिल है। अब मैं आपको इंग्लिश का एक नियम बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। वो रूल क्या है कि ऐसे शब्द जिसके अंदर नकारात्मक भाव हो, यानी कि वो नॉट को डिनोट करते हो, और वो शब्द अगर वाक्य के सबसे शुरुआत में लिखे जाए, वाक्य के सबसे शुरुआत में लिखे जाए, तो उसके बाद जो भी वाक्य लिखा जाएगा उस वाक्य को इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखा जाता है। ठीक है, और इसी को इंग्लिश की भाषा में बोलते हैं इन्वर्जन, INVERSION। ठीक है, इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन कुछ नहीं, इन्वर्जन किसी भी वाक्य का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर उसका इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने इस वाक्य को लिखा, राम goes to school। ये वाक्य एकदम सिंपल है। ठीक है, इसके अंदर कोई भी नकारात्मक भाव नहीं है, लेकिन नो सुंदर अगर इस वाक्य के आगे लगा दूं, ठीक है, मैंने लगाया नो सुंदर, तो ये वाला जो वाक्य है इसको किसके अंदर बदल जाएगा? ये वाला वाक्य एफर्मेटिव में है, अब किसके अंदर बदल जाएगा? इंटेरोगेटिव में। यानी कि अब पहले टेंस है, पहले टेंस का वाक्य है एफर्मेटिव, तो इसको इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, और ये पहले टेंस का है तो हेल्पिंग वर्ब भी पहले टेंस की आएगी, यानी कि नो सुंदर और डज। मैंने क्या कहा है? इंटेरोगेटिव आएगी। ठीक है, ये मतलब ना कि इसको इंटेरोगेटिव नेगेटिव बना लो, नहीं, इसको इंटेरोगेटिव बनाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव का नॉट तो इसके अंदर ऑलरेडी आ गया है। ठीक है, तो इसका अगर इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा? डज राम गो टू स्कूल। समझ में आया कि नो सुंदर डज राम गो टू स्कूल। तो ये वाला वाक्य, ये नकारात्मक भाव वाला वाक्य है, और ये वाला वर्ड नकारात्मक वर्ड है, और ये वर्ड अगर किसी सेंटेंस के शुरुआत के अंदर आ जाए, ठीक है, जैसे कि नो सुंदर ये नकारात्मक वाक्य है, हार्डली ये नकारात्मक है, सेल्डम नकारात्मक है, स्केर्सली नकारात्मक है, और एक कौन होता है? हाँ, नाइदर, ये एक नकारात्मक वाक्य। आपने एक वाक्य बहुत बार सुना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं आपको छोटा सा ही वाक्य बताता हूं, राम इज नॉट राम डज नॉट प्ले फुटबॉल, यानी कि राम फुटबॉल नहीं खेलता, और मैंने कॉमा करके लिखा नाइदर डू आई, और ना ही मैं खेलता हूं, तो मैं भी ऐसे लिखना चाहिए ना इसकी तरह, आल्सो आई डू नॉट प्ले, लिखना ये सही था, आल्सो आई डू नॉट प्ले, लेकिन हमने लिखा कैसे? नाइदर से वाक्य शुरू किया, और नाइदर से वाक्य शुरू किया इसलिए इस वाक्य का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर लिखना पड़ा, यानी कि आई डू नॉट प्ले लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा क्या? नाइदर के अंदर नॉट आ गया, फिर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर इसका लिखना पड़ा, नाइदर डू आई, यानी कि ना ही मैं। ठीक है, तो यदि ऐसे वाक्य है, नो सुंदर हो गया, हार्डली हो गया, स्केर्सली हो गया, सेल्डम हो गया, नाइदर हो गया, तो ऐसे वर्ड जो नकारात्मक भाव रखने वाले वाक्य होते हैं, वो अगर किसी वाक्य के शुरुआत के में आ जाए तो पीछे वाले वाक्य को वो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखने पर मजबूर कर देते हैं, या ऐसे वर्ड्स के बाद में हमेशा इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर को ही फॉलो किया जाता है। और अगर ये वाले शब्द वाक्य के शुरुआत में आ जाए तो उसके पीछे जो वाक्य को इंटेरोगेटिव में लिखते हैं, तो उस इंटेरोगेटिव को क्या बोलते हैं? इन्वर्जन। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता कि इन्वर्जन क्या है। इन्वर्जन कुछ नहीं है, ये वाले वर्ड वाक्य के शुरू में आ जाए तो पीछे वाले सेंटेंस को इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखने पर मजबूर कर देते हैं, और फिर वो इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखा गया वाक्य इन्वर्जन कहलाता है। समझ में आ गया? यानी इन्वर्जन का मतलब होता है कि पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखो, फिर आपको नॉट तो लिखना नहीं है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखो, क्योंकि नॉट तो इससे पहले जो लिखा हुआ वर्ड है उसके अंदर आ गया।
ठीक है, तो ये इन्वर्जन का स्ट्रक्चर कहलाता है। तो ये बेसिक बात थी जो मैं आपको इससे पहले ये समझाना चाहता था। ठीक है, तो मैंने इसको समझा ली है। इसको आप रफ में अपने हिसाब से लिख लो कि ऐसे शब्द जिनका अर्थ नकारात्मक होता है, यानी जिनका अर्थ नॉट होता है वाक्य में, ऐसे शब्द अगर किसी वाक्य की शुरुआत के अंदर आ जाए तो पीछे वाले वाक्य को इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखने पर मजबूर कर देते हैं, और वो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखा गया वाक्य इन्वर्जन कहलाता है। ठीक है, यानी कि इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर ही इन्वर्जन है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि नाइदर था, तो नाइदर के बाद आई डू नॉट लिखना चाहिए था, लेकिन नाइदर में नॉट है, ऑलरेडी इसके अंदर नॉट है, तो नॉट है, इस वजह से इसको क्या कहते हैं, इन्वर्जन स्ट्रक्चर में लिखा या इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखा था। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप कहीं पर भी साइड में लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब मैं पढ़ाऊंगा तब सही से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी के लिए जानकारी के लिए इतना आप लिख लो। ठीक है, तो देखो नो सुंदर, इसके अंदर नॉट है, तो इसके पीछे जो इसके साथ जो भी वाक्य जुड़ा हुआ होगा वो कैसे लिखा जाएगा, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर के अंदर लिखा जाएगा। तो इसके अंदर का इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होगा, वाक्य यही है, ही रीच्ड स्कूल, यानी कि वह स्कूल पहुंचा। ये न था, इसके लिए नो सुंदर लिखा, तो वह स्कूल पहुंचा, यानी कि ये। इसका इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या होगा, इसके अंदर की हेल्पिंग ग्रुप निकालो और पहले लिख लो, तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। और इसके अंदर क्या, पांचवें टेंस का अगर एफर्मेटिव वाक्य तो उसका नेगेटिव बनाएंगे, इंटरोगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, हेल्पिंग ग्रुप को पहले लिखेंगे और पीछे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, तो क्या होगा, नो सुंदर, फिर लिखा जाएगा डिड, फिर लिखा जाएगा ही, और अब की बार डिड आ गया तो रिच में आकर क्या आ जाएगा, रिच आ जाएगा, फिर आएगा स्कूल। ठीक है, और देन जो की है इसकी, फिर आएगा देन। ये हमेशा ध्यान रखना, ये जुड़ा होता है कि यदि वाक्य के अंदर शुरुआत में नो सुंदर आ गया और पीछे एक और वाक्य, इसके बाद फिर नो सुंदर के साथ तो एक सेंटेंस जुड़ा हुआ ही होगा, लेकिन एक और वाक्य जुड़ा हुआ होगा, तो वो देन के साथ फिर वो वाक्य जुड़ा हुआ होगा, और वो वाक्य क्या है, घंटी बजी, यानी कि ये का ये, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, द बेल रैंग। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो एक और वाक्य में इस चीज को हमने इस रूप में लिखा, इसको एक और रूप में लिख सकते हैं, कैसे, देखो मुश्किल से ही वह स्कूल पहुंचा था कि जब घंटी बजी। अब मुश्किल से ही वह स्कूल पहुंचा था कि जब घंटी बजी, मतलब बात वो की वही है, इसको हम जैसे ही ज्यो ही करके भी लिख रहे हैं, इसी वाक्य को ही न था वह स्कूल पहुंचा ही न था कि घंटी बजी ऐसे लिख रहे हैं, और इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मुश्किल से ही वह स्कूल पहुंचा था कि जब घंटी बजी। ठीक है, मतलब इसको हम तीनों स्ट्रक्चर के अंदर लिख सकते हैं। तो मुश्किल से ही, ये जो वर्ड है, ठीक है। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मान लो कि आपने अपना घर बनाने के लिए एक ठेकेदार को वो कार्य ठेके पर दिया। अब वो जो ठेकेदार है, मान लो कि महीने में एक दिन आके काम करता है, बाकी 29 डे वो आता ही नहीं है, एक दिन आके काम करता है, मतलब पूरे साल में 12 दिन आके काम करता है। ठीक है, और किसी ने आपको पूछा कि क्या आपके घर का काम चल रहा है, ठेकेदार आपका काम कर रहा है, तो क्या उसको ये कहोगे कि नहीं, हाँ वो आता है और काम करके चला जाता है, ऐसे कहोगे नहीं। तो ऐसी चीजें जो बहुत कम बार होती है, ठीक है, यानी कोई चीज महीने में एक बार हो रही है और जो घर बनाने का कार्य है वो महीने में एक बार हो रहा है, तो हम उसको काम को होना नहीं कहेंगे, वो न के बराबर ही माना जाएगा। उसको ना भी बोल दोगे कि नहीं मेरे घर का काम नहीं हो रहा, तो भी वो बात सही मानी जाती है इंग्लिश में। ठीक है, तो इंग्लिश में जो ये जो शब्द है ना, हार्डली, ठीक है, मान लो आपका दोस्त है, ठीक है, वो मुश्किल से साल में एक बार आपको कॉल करता है, और किसी ने आपको पूछा कि क्या वो आपका दोस्त आपको कॉल करता है, तो आप क्या कहोगे कि नहीं वो कॉल नहीं करता।
कॉल करता होता तो मान लो कि महीने में एक बार करता, हफ्ते में एक बार करता और लगातार आपके कांटेक्ट में होता, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिसके अंदर हार्डली लिखा हुआ होता है, ठीक है, या लिखा हुआ होता है स्केर्सली। स्केर्सली और हार्डली दोनों का एक ही अर्थ होता है, ठीक है। तो ये जो हार्डली यानी मुश्किल से जो कोई चीज होती है, बहुत कम समय मतलब बहुत ज्यादा समय में बहुत कम बार वो चीजें होती है, तो इंग्लिश में उसको न के बराबर ही माना जाता है। यानी कि ये जो वाक्य है, ये वाक्य भी नो सुंदर की तरह इंग्लिश में नेगेटिव वाक्य माने, नेगेटिव वर्ड माने जाते हैं, ठीक है। और अगर ये भी वाक्य ये भी वर्ड जो है वाक्य के शुरुआत में आ गए, तो ये भी अपने बाद नो सुंदर की तरह जो भी वाक्य को लिखा जाएगा इनके बाद में, वो वाक्य भी कैसे लिखा जाएगा, इन्वर्जन में लिखा जाएगा, यानी कि इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में लिखा जाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो हार्डली और स्केर्सली का मतलब भी होता है मुश्किल से ही, ठीक है। तो देखो ये वाक्य की शुरुआत ही मुश्किल से ही हो रही है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हार्डली, ठीक है। मुश्किल से ही वह स्कूल पहुंचा था, लेकिन यहां पर हमें स्पष्ट रूप से वाक्य को पता चल रहा है कि वह स्कूल पहुंच चुका था। कुल मिला के बात यह है कि वह स्कूल पहुंच चुका था कि जब घंटी बजी, तो घंटी बजने से जस्ट भले ही 1-2 सेकंड भी पहले हो, लेकिन यार इस वाक्य में मुश्किल से ही वाले वाक्य में इन दोनों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूं। इस वाक्य के अंदर वो घंटी बजने के भले 1 या आधी सेकंड पहले ही, लेकिन वो स्कूल पहुंच चुका था। तो ये वाला कार्य इस कार्य से जस्ट पहले हुआ है, इसलिए इस कार्य को साथ में टेंस में लिखा जाएगा, ठीक है। अब इस कार्य वाक्य को साथ में टेंस में तो लिखेंगे, ठीक है, पहुंचा था, वह स्कूल पहुंचा था, वो साथ में टेंस में तो लिखेंगे, लेकिन आगे हार्डली लिखा है, इसलिए साथ में टेंस वाले वाक्य को इंटरोगेटिव में लिखेंगे, यानी कि इन्वर्जन में लिखेंगे। इन्वर्जन में कैसे लिखेंगे, हार्डली had he reached school। और ये ध्यान रखना हार्डली या इसके लिए स्केर्सली भी लिखा हुआ होता है, स्केर्सली भी लिखा हुआ हो सकता है, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है। तो हार्डली या अगर स्केर्सली आ जाए, तो जिस तरह नो सुंदर अपने बाद में देन लेता है, इनका एक जोड़ा होता है साथ में, इसी तरह हार्डली और स्केर्सली होता है, इनके साथ में भी एक स्ट्रक्चर होता है। 1 मिनट बाद आ गया, ठीक है। तो इनके साथ में भी जो जोड़ा होता है वो किसका होता है, वैन का होता है, ठीक है। तो वैन का होता है, तो ये जो वाला वाक्य है वो वैन कंजक्शन जा इसके साथ जुड़ेगा और फिर लिखा जाएगा। और ये वाला वाक्य तो सब में सेम ही रहेगा कि घंटी बजी, जब भी घंटी बजी, जब के लिए तो वैन ने लिख लिया हमने, और घंटी बजी को तो यहाँ पे भी घंटी बजी, यहाँ पे भी घंटी बजी और यहाँ पे भी घंटी बजी। ये वाक्य तीनों ही वाक्यों में स्वतंत्र वाक्य है, इस डिजन क्लॉज है, इसलिए इसको तो ऐसे ही ऐसे लिखेंगे, तो रैंक। आगे समझ में, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब जो समझाने वाली बात क्या है, वो हमें अगर हम इसका स्ट्रक्चर बना लिया तो क्या होगा कि यदि वाक्य में है एज, सुन, एज, ये जो तीनों ही वाक्य हैं वो किसके अंदर के हैं, भूतकाल के अंदर के हैं, यानी कि ये तीनों ही वाक्य पास्ट के अंदर है। अब ये वाक्य हम वर्तमान में भी बना सकते हैं। वर्तमान में कैसे बनाएंगे, चलो मैं इसको स्ट्रक्चर मारो बोली, हमें आपको वर्तमान में बना के बताता हूँ। अब बता दो आपको वर्तमान में, यानी कि प्रेजेंट, ठीक है। जैसे ही वह स्कूल पहुंचा घंटी बजी। अब इसको हमें पहले टेंस में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, जैसे ही या ज्यों ही वह स्कूल पहुंचता है, घंटी बजती है। सिंपल है। इसी को भी मैंने जो ये भूतकाल में दोनों हो रहे थे कि वह स्कूल पहुंचा और घंटी बजी, इन दोनों कार्य वाक्य को वर्तमान में भी लिख सकते हैं कि जैसे ही या जो ही वह स्कूल पहुंचता है घंटी बजती है। तो लिखो इसको भी लिख सकते हैं, यानी कि एज सुन एज, जैसे ही या जो ही के लिए एज ने लिखा,
वह स्कूल पहुंचता है, पहुंचती है, पहुंचती है, पहला टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। तो कैसे लिखेंगे, ही रीचेज स्कूल, कॉमा घंटी बजती है, ये भी वर्तमान काल में है, पहला टेंस के अंदर। तो क्या लिखेंगे, द बेल रिंग्स। ठीक है, या ऐसे एस लगेगा क्योंकि ये बेल है सिंगुलर, तो वर्ब के पीछे ऐसे एस लगा करके हमने इसको भी सिंगुलर बना दिया। अब देखो ये वाला वाक्य है, इसको भी हम वर्तमान में बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, वह स्कूल पहुंचता ही न है कि घंटी बजती है। ठीक है, तो इसको भी हम बना सकते हैं। कैसे, ये ही न है, ये ही न था, तो ये तो वो तो अर्थ वही मिलेगा, नो सुनर। तो हमने पहले लिखा नो सुनर, तो हमें पता है कि नो सुंदर वाला वाक्य से अगर कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये नेगेटिव वर्ड है, और इससे अगर कोई वाक्य स्टार्ट हो रहा है तो अपने पीछे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो करेगा, इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर, यानी कि इन्वर्जन स्ट्रक्चर। तो क्या होगा, इसको इन्वर्जन स्ट्रक्चर में लिखो, यानी कि डज पहले टेंस का वाक्य है, ये वह स्कूल पहुंचता है, ये पहले टेंस का वाक्य है, तो इसको इंटरोगेटिव में लिखो। कैसे होगा, डज ही रीच स्कूल। ठीक है, फिर हमें पता है कि दो सुंदर के बाद क्या लगता है, देन, और फिर वो दूसरा वाक्य लिखते हैं, तो फिर लिखेंगे देन, और फिर क्या लिखेंगे, द बेल रिंग्स, RINGS। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब ये का ये वाक्य भविष्य काल में भी बन सकता है। ठीक है, मैं आपको भविष्य काल में भी बना के दिखाता हूं। अब ये बात ध्यान रखना, आप कहोगे कि ये मुश्किल से ही वाला वाक्य है, इसको वर्तमान में क्यों नहीं बनाया। ठीक है, तो ये जो मुश्किल से ही वाला जो वाक्य है, ये सिर्फ और सिर्फ भूतकाल में ही बनता है, ये ना तो भविष्य काल में बन सकता है, ना ही वर्तमान काल में। ठीक है, यानी कि ये प्रेजेंट और फ्यूचर में ये हार्डली वाले जो सेंटेंसेस है ये क्रिएट नहीं किए जा सकते। आप बिना फालतू के मतलब के नहीं, मैं तो करके दिखाऊंगा। ठीक है, ऐसी गलती मत करना, नहीं बनते मतलब नहीं बनते। ये हार्डली वाला वाक्य जो होता है वो भूतकाल में बनता है, पास्ट टेंस में बनता है। ठीक है, और ये देखो इसके अंदर इसको हम भविष्य काल में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, जैसे ही वह स्कूल पहुंचेगा घंटी बजेगी। ठीक है, जैसे ही वह स्कूल पहुंचेगा घंटी बजेगी। मैंने आपको टेंस पढ़ाते हुए, जब मैं आपको लंबा टेंस पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या, कि इंग्लिश अंग्रेजों ने बनाई है, और अंग्रेज जो है वो जब कोई भी कार्य को बोलते हैं, ठीक है, कि वो भविष्य में मान लो दो काम करने वाले हैं, कि वो जयपुर जाएंगे तो अपने दोस्त से मिलेंगे। ठीक है, तो वो दोनों ही काम को भविष्य के भरोसे नहीं छोड़ते, एक कार्य को भविष्य में करेंगे और एक कार्य को वर्तमान में लिखेंगे या बोलेंगे। ठीक है, तो क्या होगा कि वह स्कूल पहुंचेगा घंटी बजेगी, हिंदी में तो हम ऐसे कैसे लिखेंगे, लेकिन और मैंने बताया था कि कौन सा वाक्य भविष्य में लिखा जाएगा और कौन सा वर्तमान में लिखा जाएगा, तो वो भी वो सिंपल सी चीज है कि जिस वाक्य के साथ शर्त नहीं जुड़ी हुई होगी, यानी कि रिजल्ट क्लॉज होगा, उसको तो भविष्य में लिखेंगे, और जिस वाक्य यानी कि जिस क्लॉज के साथ कोई ना कोई शर्त जुड़ी हुई होगी उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे, यानी कि कंडीशनल क्लॉज को हम किस में लिखेंगे, वर्तमान काल में। ठीक है, तो जैसे ही वह स्कूल पहुंचेगा, इसको जब इंग्लिश में बना के लिखेंगे ना, तो कि इसको इस रूप में लिखेंगे कि जैसे ही वह स्कूल पहुंचता है, ऐसा बना के फिर इंग्लिश में लिखेंगे। बोलने के लिए तो ऐसे ही लिखेंगे कि वह स्कूल पहुंचेगा घंटी
बजेगी। लिखते वक्त ऐसे मत लिख लेना कि वह स्कूल पहुंचता है घंटी बजेगी। ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है कि इसको जब बनाएंगे हम इंग्लिश में तो इसको पहुंचता है ऐसा बना करके पहचान के रूप में हम इसको पहले टेंस में लिखेंगे। कैसे कि जैसे ही या ज्यों ही, जो क्या लिखेंगे एज सुन एज। ठीक है, तो एज सुन एज के साथ जैसे ही या ज्यों ही ये शब्द किस वाक्य के साथ जुड़ी हुई है, इस वाक्य के साथ, यानी कि ये कंडीशनल क्लॉज है तो इसको तो लिखेंगे वर्तमान काल में, और इसके साथ कोई भी शब्द नहीं जुड़ी हुई यानी कि ये रिजल्ट क्लॉज है इसको हम लिखेंगे फ्यूचर टेंस में ही। तो इसको कैसे लिखेंगे एज सुन एज ही रीचेज स्कूल कॉमा घंटी बजेगी यानी कि द बेल विल रिंग। ठीक है, अब इसी वाक्य को मैं ये वाला जो वाक्य है नो सुंदर वाला वाक्य ये भी फ्यूचर टेंस में बन सकता है। तो बन सकता है तो मैं क्या करूंगा, ये जगह नहीं है तो मैं इसको यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है, इसको जब फ्यूचर टेंस में बनाएंगे तो कैसे लिखेंगे, वह स्कूल पहुंचेगा ही न कि घंटी बजेगी। वह स्कूल पहुंचेगा ही न कि घंटी बजेगी। ठीक है, तो ये वाला ये भी भविष्य में, ये भी भविष्य में, तो क्या करेंगे जो स्वतंत्र वाक्य है रिजल्ट क्लॉज है उसको तो भविष्य में लिखेंगे और इस वाले को हम वर्तमान में लिखेंगे। ये क्योंकि ये कंडीशनल क्लॉज है इसके साथ कंडीशन जुड़ी हुई है तो क्या लिखेंगे ही न है, ही न होगा ना, इसके लिए क्या लिखेंगे नो सुंदर, नो सुंदर, और फिर इस वाक्य को किसमें लिखेंगे नो सुंदर है तो इसके बाद जो भी वाक्य आएगा वो इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर में आएगा यानी कि इन्वर्जन में आएगा। तो क्या लिखेंगे नो सुंदर द ही रीच स्कूल, और फिर देन हमें पता है नो सुंदर अपने साथ क्या लेता है देन लेता है। यहाँ पर भी नो सुंदर के साथ क्या लगाया देन, तो यहाँ पर भी देन लगाएगा और घंटी बजेगी। ये स्वतंत्र वाक्य है रिजल्ट क्लॉज है इसको ऐसे लिखेंगे द बेल विल रिंग। ठीक है, मेरा आपको इतना कुछ जो पढ़ाने का जो है कि ये भूतकाल में ऐसे वाक्य बनते हैं, भविष्य में ऐसे बनेंगे और वर्तमान में ऐसे बनेंगे और भविष्य में ऐसे बनेंगे, इन तीनों को पढ़ाने का मतलब कंडीशनल सेंटेंस पढ़ाने से जस्ट पहले इनको पढ़ाने का क्या मतलब है ये मैंने इसलिए पढ़ाया है क्योंकि इससे मैं आपको बेसिक समझाना चाहता था कंडीशनल सेंटेंस का। वो क्या है, देखो कि यदि दो कार्य भूतकाल में हुए हो और दोनों किसी न किसी कंडीशनल कंजंक्शन से जुड़े हुए हो, ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो, तो वो एक अगर भूतकाल में लिखा हुआ है तो दूसरा भी किसमें लिखा जाएगा भूतकाल। यानी कि देखो एज सुन एज के बाद में ये भूतकाल में था तो ये भी भूतकाल में लिखा गया, नो सुंदर के बाद में ये भूतकाल में था तो ये भी भूतकाल में लिखा गया, हार्डली या स्केचली है इसके बाद में ये भूतकाल में था तो ये भी भूतकाल में लिखा गया। ठीक है, जैसे कि ये वो ऐसे हो गया कि एक जंगल में एक शेर रहता था, ठीक है, और अगले ही वक्त हम बोल रहे हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठा है। ये एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया हुआ, तो वो बात नहीं जमती। हम ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ जंगल में एक शेर रहता था वो पेड़ के नीचे बैठा था, तो दोनों ही वाक्य दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, दोनों ही भूतकाल के और वो जुड़े हुए हैं और सबसे, और वो पेड़ के नीचे बैठा है तो वो दोनों ही जुड़े हुए हैं। तो एक अगर भूतकाल में है और दूसरा वाक्य उससे जुड़ा हुआ है किसी न किसी कंजंक्शन से, तो वो वाला वाक्य भी भूतकाल में ही होगा। एक नियम नंबर पहला। दूसरा, नो सुंदर या एच ने, ये तो सिर्फ मैंने आपको कंजंक्शन कंडीशनल कंजंक्शन के तरफ से एक दो बता करके एग्जांपल दिया हुआ है। मेरा समझाने का मतलब क्या है कि यदि एक तरफ वाला वाक्य वर्तमान काल में है और वो किसी न किसी कंडीशनल कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है तो दूसरा वाला वाक्य भी किसके अंदर आ जाएगा
वर्तमान के अंदर। ये वाला प्रेजेंट में है तो ये वाला भी प्रेजेंट में होगा, ये वाला प्रेजेंट में है तो ये वाला भी प्रेजेंट में होगा, ठीक है। लेकिन गड़बड़ कहाँ होती है, गड़बड़ बच्चे करते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। जब ये वाले वाक्य जब फ्यूचर में बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो बच्चे गड़बड़ कर लेते, क्योंकि बोलने में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जैसा बोल रहे इस हिसाब से यहाँ पे बिल आना चाहिए और वो लिख लेते हैं, और फिर एरर उनको लगता ही नहीं कि वाक्य में एरर है, ठीक है। तो समझने वाली बात ये है कि दोनों ही वाक्य कभी भी भूतकाल सॉरी भविष्य काल में फ्यूचर टेंस में नहीं लिखे जाते। उसमें से एक को तो हम लिखेंगे वर्तमान काल में, दूसरे को लिखेंगे हम फ्यूचर टेंस में। और कौन सा फ्यूचर टेंस में लिखेंगे, जिसके साथ कोई भी शर्त नहीं जुड़ी हुई, यानी कि रिजल्ट क्लॉज हो, और जिसके साथ कोई ना कोई शर्त जुड़ी हुई है, कंडीशनल कंजंक्शन जुड़ा हुआ है, ऐसे क्लॉज को, ऐसे वाक्य को, यानी कि ऐसे कंडीशनल क्लॉज को हम वर्तमान काल में ही लिखेंगे, ठीक है। तो मैं वीडियो पॉज करके आपको आप लिख लो पूरा का पूरा, ये वाला जो है वो इसके नीचे लिखना आप, ठीक है। फिर मैं इस पूरे का बेसिक आपको एक 4 पॉइंट के अंदर बता दूंगा, और वही 4 पॉइंट पूरे कंडीशनल सेंटेंस को डिनोट करेंगे, यानी कि वो 4 पॉइंट आपने याद कर लिए, मतलब कंडीशनल सेंटेंस आपके हो गया, ठीक है। तो मैं साइड में हो जाता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके उतार लो।